सो हेलो एवरीवन। आज आपका टॉपिक है मोशन ऑफ अ बॉडी इन लिफ्ट। यानी कि जब भी आप लिफ्ट में मोशन करते हैं तो आपका आपका जो बॉडी का वेट होता है वो किस हिसाब से वेरी करता है, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो टॉपिक है मोशन ऑफ अ बॉडी इन लिफ्ट। तो देखिए, मान लेते हैं आप एक लिफ्ट में बैठे हो, तो आप दो ही केस हो सकते हैं, या तो लिफ्ट रुकी हुई है, या लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है, या लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है। हम तीनों ही केस पे पढ़ेंगे कि हमारा वेट कितना कितना होता है। ठीक है, यानी कि जब लिफ्ट ऊपर को मूव होती है तब हमारा वेट कितना होगा, जब नीचे को मूव होती है तब हमारा वेट कितना होगा, जब रेस्ट पे रहेगी तब हमारा वेट कितना होगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे वेट कितना होगा, वेट तो उतना ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी हम ऊपर को या नीचे को एक्सलेट होते हैं तो हमारे वेट में कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है, क्योंकि वेट एक्चुअल में है क्या, यहाँ देखिए जरा सा। वेट यहाँ पर है क्या, W इक्वल टू होता है mg। वेट होता है हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अब देखिए, जब अगर मान लो कोई बॉडी यहाँ पर इस तरह से रखी हुई है और अगर मान लो इस बॉडी को हम नीचे को लाते हैं, तो यहाँ पर जो g की वैल्यू होती है, यहाँ पर देखो एक क्या हो रहा है, एक तो यहाँ पर है रिएक्शन, एक यहाँ पर है रिएक्शन, और एक यहाँ पर है एक्शन। एक्शन यहाँ पर mg और रिएक्शन कुछ है। जब एक्शन इक्वल टू रिएक्शन है तो तब ये बॉडी रेस्ट पे है, तब ये बॉडी है हमारी रेस्ट पे। जब ऊपर को लगने वाला फोर्स और नीचे को लगने वाला फोर्स बराबर है तो हम यहाँ पर कहेंगे एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो रिएक्शन और एक्शन हमारे पास बराबर है। लेकिन अब क्या होता है कि अगर मान लो मैं रिएक्शन को ज़्यादा कर दूँ या एक्शन को ज़्यादा कर दूँ, उस टाइम पे क्या होगा, इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ये अभी मेरे हाथ पे जो ये स्केच पेन है, इसका कुछ मास है, मान लेते हैं इसका वेट मान लेते हैं 0.1 न्यूटन। ठीक, तो अब अगर मैं इसको इस तरह से मैंने होल्ड करके रखा है, तो ये मेरे हाथ पे लगा रहा है 0.1 न्यूटन का फोर्स, तो मेरा हाथ भी इस पे एग्जैक्टली सेम फोर्स लगा रहा है 0.1 न्यूटन का, है ना। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, जितना ही फोर्स मेरे हाथ पे लगा रहा है उतना ही फोर्स मेरा हाथ भी इस पे लगा रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। अब अगर देखिए, अगर मैं क्या करता हूँ कि इस पेन को ऊपर को लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऊपर को लिफ्ट करने की कोशिश करता हूँ, ऊपर को लिफ्ट करता हूँ, तो इस पर अभी भी नीचे को लिखना होगा। देखिए जो स्केच पेन है इस पर नीचे को लग रहा है 0.1 न्यूटन का फोर्स, और ऊपर को भी लग रहा है 0.1 न्यूटन का फोर्स। अब उसके बाद अगर मैंने कहा कि इस पेन को मैं ऊपर को लिफ्ट करता हूँ, तो नीचे को लगने वाला फोर्स कितना है, 0.1 ही है, क्योंकि mg तो उतना ही होगा, उसका मास और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन तो बराबर है। लेकिन यहाँ पर क्या बढ़ चुका है, यहाँ पर रिएक्शन बढ़ चुका है, यहाँ पर क्या बढ़ चुका है, रिएक्शन। यानी कि मैं रिएक्शन को ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ। यानी कि ये पेन जैसे मेरे को 0.1 वेट की लग रही थी, तो जैसे मैं इसको ऊपर को ले जाऊँगा तो इसका वेट बढ़ने लग जाएगा। जैसे कि मैं उसको ऊपर को एक्सलेट करूँगा तो इसका वेट बढ़ने लग जाएगा। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी अर्थ है और यहाँ पर से कोई प्लेनेट ऊपर को मूव कर रहा है। ठीक है, उस प्लेनेट में अगर मान लो, या एक जो रॉकेट है उसमें कोई बंदे बैठे हुए हैं, तो अगर मान लो उस प्लेनेट में कोई आदमी अपना हाथ भी अगर ऊपर को उठाना चाहता है, तो उसका हाथ जो होता है बहुत ही भारी होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा भारी होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसका रिएक्शन फोर्स है वो रिएक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। यानी कि जब रॉकेट में कोई बंदा ऊपर को जाएगा, तो उससे अगर उसका अपना खुद का हाथ उठा कहा जाएगा, अपने हैंड्स को रेज कर कहा जाएगा, तो वो रेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके हाथ का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वेट किसके वजह से बढ़ा है, रिएक्शन फोर्स, क्योंकि बहुत ही तेज़ी से ऊपर को जा रहा। तो जो जी की वैल्यू है बहुत ही तेज़ी से, जो एक्सेलरेशन जो है बहुत ही तेज़ी से ऊपर को हो रहा। ठीक है, तो नीचे को जी लग रहा है कुछ, लेकिन ऊपर को एक्सेलरेशन और ज़्यादा लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऊपर वाला एक्सेलरेशन, और वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस बॉडी का। सो स्टूडेंट, इसको हम एक थोड़ा और प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपका एक रॉकेट है और इस रॉकेट में कोई बंदा बैठा हुआ है। एक ये बंदा यहाँ पर खड़ा है, मान लेते हैं। ओके, अब इस बंदे ने नीचे से क्या लगाई, एक वेट मशीन में खड़ा है। वेट मशीन में जब ये रॉकेट रुका हुआ था, तो मान लो इसका वेट था 50 न्यूटन जब रुका हुआ था, यानी कि एक्शन और रिएक्शन बराबर है। अब जब ये रॉकेट ऊपर को जाने लग जाता है, तो इसका वेट जितनी हाई स्पीड से जाएगा, इसका वेट उतना बढ़ जाएगा। जब वो वेट मशीन में देखेगा तो उसको 50 न्यूटन दिख रहा था, तो जैसे ही ऊपर को जाने लग जाएगा तो ये 50 न्यूटन से बढ़ के 60, 70, 80, 90 करके हो सकता है 150 न्यूटन पहुंच जाए। इसका वेट कितना पहुंच गया, 150 न्यूटन, क्योंकि वेट तो वेरिएबल होता है ना, मैंने बताया था। तो इसका वेट बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर क्या बढ़ चुका है, रिएक्शन बढ़ चुका है। रिएक्शन, एक्शन तो सेम है, लेकिन क्या बढ़ चुका है, रिएक्शन। यहाँ पर बढ़ चुका है इसका रिएक्शन। वहीं पर अगर हम इसका उल्टा केस लेके चलते हैं, मैंने कहा कि मान लो ये जो रॉकेट है, वो रॉकेट जो है अब आ रहा है नीचे की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में आ रहा, या फिर चलो रॉकेट तुम कहोगे तो सर उल्टा रॉकेट हो गया, आदमी कैसे आएगा, चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो यहाँ पर ये वेट मशीन लगी है, अब ये बहुत ही तेज़ी से नीचे को आ रहा है ना। तो वेट मशीन जनरली कितना दिखाता है, मान लो सर पे वेट मशीन रखा उसका, तो वैसे तो नॉर्मली 50 न्यूटन का वेट होता है, लेकिन अब ये जब बहुत ही तेज़ी से नीचे को आएगा, तो इसका वेट गिर के 50 से वेट गिर के यहाँ पर 30, 20, 10 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 50 से
कम हो जाएगा। या इसका एक और एग्जांपल अगर हम देखें कि अगर मान लो तुम एक गोल गोल जो आपके झूले होते हैं उसमें बैठा कोई पर्सन, तो जब वो झूले में से नीचे को जब झूला आता है, अगर वो वेट मशीन में वहाँ पर खड़ा है या वेट मशीन में बैठा है, तो उसका वेट उसको कम होता हुआ नजर आएगा, उसका वेट वहाँ पर कम होते रहेगा। और जैसी लिफ्ट में ऊपर को जब लिफ्ट जाती है, सॉरी, या ऊपर को जब झूला जाता है, तो अब जब वो अपना वेट देखेगा तो उसका वेट बढ़ जाएगा, है ना। यानी कि मान लो उसका वेट था 50, कब, जब वो अर्थ की सरफेस में है। जब वो झूले में, गोल वाले झूले में ऊपर को चढ़ रहा है, तो उसका वेट ये बढ़ के 60, 70, 80, 90 इस तरह से बढ़ने लग जाएगा। और जब इस पोजीशन से नीचे को आ रहा, तो उसका वेट ये 50 से क्या हो जाएगा, 50 से कम होने लग जाएगा, 40, 30, 20 इस तरह से कम होने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर पूरा वेट का एक कॉन्सेप्ट चलता है कि हमारा जो वेट होता है, अपेरेंट वेट लिफ्ट में कैसे कम और ज़्यादा होता है। इस पर और हम डिटेल स्टडी करेंगे जब इस टॉपिक को और आगे को बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, अब इसमें फर्स्ट वाली कंडीशन में आता है आपकी मास ऑफ द व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स। हम क्या निकाल ले, वेट निकाल ले फर्स्ट, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स। अब देखिए, जब लिफ्ट ऊपर को मूव हो रही है तो उस टाइम पे क्या होगा, जरा समझते हैं इसके बारे में। देखिए, ये मान लो आपकी एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट पर कोई बॉडी है, आदमी नहीं बना रहा हूँ मैं, कोई बॉडी बना रहा हूँ। यहाँ पर एक वेट लग रहा है नीचे को, जिसको बोलेंगे हम mg, और यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है, इसको बोलेंगे r। और यहाँ पर ये बॉडी ऊपर को एक्सलेट हो रही है, अभी इसका एक्सलेशन है ऊपर को, यानी कि बॉडी ऊपर को जा रही है ना, हमारी लिफ्ट ऊपर को जा रही है। तो अब देखिए यहाँ पर, देखिए जब लिफ्ट ऊपर को जा रही है तो मैंने कहा कि रिएक्शन ज़्यादा है ना, एक्शन कम है। रिएक्शन ज़्यादा है और एक्शन कम है। तो अगर मैं इसमें टोटल फोर्स देखूँ इस लिफ्ट में, तो मैं क्या होगा, टोटल फोर्स कितना आएगा, रिएक्शन में से एक्शन को माइनस कर देंगे। इस रिएक्शन से मान लो रिएक्शन है 10 का और एक्शन है 3 का, तो टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, 10 ऊपर को 3 नीचे को, तो टोटल फोर्स आ जाएगा 7 का। डिफरेंस देखेंगे इनका, ठीक है, क्योंकि एक फोर्स नीचे को एक फोर्स ऊपर को लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा माइनस कम। ज़्यादा क्या है, रिएक्शन, कम क्या है, एक्शन, यानी कि mg। तो ज़्यादा रिएक्शन है और कम है mg, तो r माइनस mg इक्वल टू टोटल फोर्स। जो टोटल लिफ्ट पे फोर्स लगेगा वो लगेगा mg का। अब मान लेते हैं इस लिफ्ट का जो ये बॉडी थी, इसका मास था m और इस पर एक्सीलरेशन लग रहा है a, तो इस f को हम क्या रखेंगे, ma, इसको रखेंगे ma इक्वल टू r माइनस mg, ma इक्वल टू r माइनस mg। ये हमारे पास आया है अभी तक का एक्सप्रेशन। अब देखिए, अब मुझे यहाँ पर रिएक्शन निकालना है कुल मिला के, तो r को इस साइड रखते हैं और इसको इस साइड ले आते हैं, तो ma माइनस mg वाला इस साइड आ जाएगा, तो प्लस का mg इक्वल टू r। अब एक काम करते हैं, चलो इसको सीधे करके लिख देता हूँ मैं, r इक्वल टू आ गया हमारे पास mg प्लस ma, ठीक है ना। मैंने इसको इस साइड लिख दिया, इसको इस साइड लिख दिया। अब यहाँ पर से क्या कॉमन ले लेते हैं, मास को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा g प्लस a। तो अब यहाँ पर देखिए, अपेरेंट वेट, यानी कि ये जो हमारा वेट है, ये वेट यहाँ पर देखो, वैसे वेट होता है कितना है, F इक्वल टू होता है mg, लेकिन यहाँ पर वेट कितना देखो, mg प्लस ma, यानी कि mg में कुछ और ऐड करो, इसका मतलब हमारा वेट क्या बढ़ हो गया यहाँ पर, इंक्रीज। यानी कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर से, अपेरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट, अपेरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। ओके, शायद अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। सो स्टूडेंट, अब देखते हैं व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। जब आपकी लिफ्ट डाउनवर्ड मूव होती है तो उस टाइम पे आपका वेट कितना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं F इक्वल टू, देखिए इस बार क्या हो रहा है, आपका जो रिएक्शन फोर्स है वो रिएक्शन फोर्स होगा कम और mg होगा ज़्यादा, क्योंकि लिफ्ट जब नीचे को मूव करेगी, mg तो सेम ही रहना है, mg सेम ही रहना है, mg मान लो 100 है, रिएक्शन कम हो चुका है, रिएक्शन यहाँ पर 100 में से कम होकर 80 हो चुका है, तो हम क्या कहेंगे, mg ज़्यादा है, तो mg में से रिएक्शन को हमने माइनस किया, तो वही उसी नेट फोर्स से बॉडी नीचे को मूव करेगी। तो F इक्वल टू आ गया आपका mg माइनस r। तो अब देखते हैं F को, अब F को क्या लिखेंगे हम, न्यूटन सेकंड लॉ से ma, mg माइनस r। तो एक काम करते हैं, हमको रिएक्शन चाहिए, तो रिएक्शन को इस साइड लिख दो, ये आ गया हमारे पास mg माइनस ma। तो देखिए, जो उसका एक्शन इक्वल टू रिएक्शन वाले में r इक्वल टू mg होता था, तो mg में से कुछ कम हो रहा है, रिएक्शन में कुछ कम हो रहा। तो यहाँ पर से क्या पता चल रहा कि हमारा जो नीचे को जो वेट होता है वो वेट कम हो जाता है जब लिफ्ट कहाँ को मूव होती है, डाउनवर्ड्स। यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं हम, अपेरेंट वेट क्या होगा आपका, मतलब जो वेट महसूस हो रहा है वो क्या होगा आपका। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो अपेरेंट वेट है वो लेस हो जाएगा आपके एक्चुअल वेट से, ठीक है। तो ये हो गया आपका व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स। सो स्टूडेंट, अब देखते हैं आपका आज का नया टॉपिक, जो कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखिए बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, आपका एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट, जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी चलने मूविंग बॉडी या एक्सलेटेड मूवी या रुकी हुई मूवी के
पोजीशन या उसकी वेलोसिटी या उसके एक्सेलरेशन के बारे में हम बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक सेट ऑफ फिक्स पॉइंट क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए आपने जो है एक अपने कमरे का एक कॉर्नर पकड़ लिया इस तरह से, है ना, ये कॉर्नर है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, या आपने अपने कमरे का कॉर्नर पकड़ लिया। अब उस कमरे के कॉर्नर के हिसाब से आपकी जो सामने वाली दीवार है इस एक्स वाई वाली प्लेन में, यहाँ पर कोई चीटी चल रही है, इस तरह से चीटी चल रही है। तो इसके रेस्पेक्ट में ये चीटी की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट सब कुछ कितना हो रहा, इसी पूरे सेट को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि इस फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये आपकी जो चीटी है ये किस हिसाब से चल रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पूरा ये सेट क्या हो जाएगा इसके लिए, ये इस चीटी के लिए ये जो पूरा ये 3 कोऑर्डिनेट का यहाँ पर जो सेट है उसको बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको आप कैसे समझोगे, आप अपने कमरे का कोई भी कोना पकड़ लो तो वहाँ पर आप 3 लाइनें देखते हो, एक देखते हो 2 फ्लोर के साथ और एक देखते हो हाइट के साथ ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे, तो एक को एक्स, एक को वाई, एक को जेड मान लो, है ना। तो उस कॉर्नर के रेस्पेक्ट में इस कमरे में जो भी यहाँ पर मूवमेंट चल रहे हैं, तो उस मूवमेंट में एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं, वो सारी चीज़ें इस कॉर्नर के लिए, मतलब ये कॉर्नर उन सारी चीज़ों के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाया जाएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में हम सारी चीज़ों के मूवमेंट को चेक करते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में थोड़ी चीज़ें और जानते हैं। यहाँ पर सिर्फ चीटी की बात नहीं करते, मान लो कमरे में कोई मक्खी उड़ रही है, कोई मच्छर उड़ रहा है ना, तो उस मक्खी की वेलोसिटी, उस मक्खी का एक्सेलरेशन या उस मक्खी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसके हिसाब से, इस पॉइंट के हिसाब से कैसा चल रहा है, उसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। शायद इतनी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अब देखते हैं यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे 2 टाइप के होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा होता है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। देखिए आप कैसे, फर्स्ट के बारे में बात करते हैं आप इनर्शियल के लिए। जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसमें क्या होता है देखते हैं। देखिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, अगर मान लो जो आपका ये सेट ऑफ कोऑर्डिनेट है, ये आपका सेट ऑफ कोऑर्डिनेट है एक्स वाई एंड जेड, जो कमरे का कॉर्नर है, कुल मिला के जो आपके कमरे का कॉर्नर है उसके रेस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई मक्खी यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो ऐसे में इस सेट ऑफ रेफरेंस, इस रेफरेंस पॉइंट को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। मैं एक बार इसकी डेफिनेशन को पढ़ूंगा, इसके इनर्शियल और नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि ये एक्सेलरेटिंग नहीं है, ये रुका हुआ है, ठीक है, नॉन एक्सेलरेटिंग है, ये आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ये बोल सकते हैं। अ नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि देखिए या तो इसको मूव कराइए या इसको मूव कराइए, बात एक ही है। तो कहने का मतलब है जब आपका ये सेट ऑफ पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होती है, तो उस टाइम पे ये आपका जो पूरा सेट ऑफ कोऑर्डिनेट कहलाता है, ये कहलाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसी का उल्टा, अगर मान लो जो आपका ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूस चेंज होती रह रही है, यानी कि हमारा एक्सेलरेटिंग है, ये हमारा क्या है, जो मक्खी उड़ रही है इसमें ये कंटिन्यूसली इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, कंटिन्यूसली घटती जा रही है। तो उस टाइम पे जो ये सेट ऑफ कोऑर्डिनेट है, इनका जो टोटल ये इस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट को उस टाइम पे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। सो अ एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।